ये ओरिजिनल वाला है, किताब वाला बढ़िया नहीं लग रहा था, सोचे रुको जुगाड़ लगाते हैं, मार दी। चलिए तू लोग का गुड मॉर्निंग कराता बानी हो, नमस्कार। ठीक है चला साहब, बढ़िया से पार। छरवा सब कहता है ना खाली ऑफलाइन ऐप ध्यान दीजिए, मारेंगे चोटा पड़ेगा चुपचाप की। चलो इधर ध्यान दो बाबू। पिछले क्लास में हम लोग माउथ कैविटी के बारे में पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होना चाहिए बढ़िया से, है ना याद? ये लोग क्या याद है कि कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? माउथ कैविटी के बारे में, जिसको आप कहते हैं हिंदी में मुख गुहा। यानी आज हम लोग माउथ कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख गुहा का कितना पार्ट्स बताए थे बाबू? माउथ कैविटी में बताए थे कि माउथ कैविटी जो है यानी मुख गुहा जो है, इसके टोटली 3 पार्ट्स माउथ कैविटी में होता है। एक को दांत कहा जाता है, दूसरे को जीभ कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि। यानी दांत, जीभ और लार ग्रंथि, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? तो दांत से करेंगे, जिसके बारे में यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका ये माउथ कैविटी में 2 अंग आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इसका दांत वाला पार्ट्स एकदम सेम टू सेम, जैसा ऊपर है देखो वैसने वैसने नीचे भी है, और दूसरा इसके बीच में एक मांसल जैसी संरचना है, इसको कहा जाता है जीभ। इन दोनों दांत के बीच में एक मांसल जैसी संरचना है, उस मांसल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस मांसल जैसी संरचना को जीभ कहा जाता है। और ऊपर या नीचे जो है आपका जबड़ा जो होता है, इसको जबड़ा बोलते हैं, जिसमें दांत फिक्स होता है। तो आपके जबड़े में क्या है कि ये दांत निकला हुआ है। तो इस दांत के सहारे आप विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। कल भी हम इसके बारे में आपको बताए थे कि दांत भोजन को तोड़ने का भी काम करता है, दांत भोजन को चीरने का भी काम करता है, और दांत भोजन को पीसने व चबाने का भी काम करता है। याद आ रहा है क्या? यही सब बात पर चर्चा हो रही थी कल। तो आपका जो ये दांत है, इस दांत में हम बोले थे 4 गो चंबर होता है। क्या गो चंबर बताए थे? इस दांत में बताए थे कि तोहर दांत जो है, इस तोरा दांत में क्या चंबर होता है? 4 चंबर। तो यहां पर 2 गो दांत बताए थे, उसके बाद 1 गो बताए थे, फिर 2 गो बताए थे, और फिर लास्ट में 3 गो बताए थे। यही ना बताए थे? यानी कुल मिला के क्या गो हो गया? 8 गो दांत। तो 8 गो नीचे भी रहेगा, 8 गो इधर भी रहेगा, और 8 गो इधर भी रहेगा। तो टोटल क्या गो दांत हो गया? तो इस टोटल मिलाकर क्या हो गया? 32 दांत हो गया, जिसका सीक्वेंस अभी तुम वहां पर देख लिया कि दांतों की संख्या मनुष्य में 32 गो होता है। दांत क्या होता है मनुष्य में? 32 गो होता है। लेकिन ये 32 दांत सब अलग अलग डिजाइन में है। कलर सबका व्हाइट है, लेकिन डिजाइन सबका क्या है? अलग अलग है। तो दांत का रंग उजला जो होता है, इसका कारण है कि दांत के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, जिसको इनामेल कहा जाता है। दांत के ऊपर एक कवर लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है। किसी का दांत लाल और उजला, ये काला नहीं ना है। यदि ऐसा है तो समझिए आपका दांत खराब है। हो भी सकता है कोई कह देगा हमर है, तो एक मतलब तुम अपने आप होशियार नहीं समझो कि हमर तो लाल है। खराब होकर दांत हो चला। दांत कैसा होना चाहिए? उजला होना चाहिए। काहे दांत उजले होगा? क्योंकि दांत के ऊपर जो है एक कैप लगा हुआ है, वो कैप इनामेल है। उस इनामेल के कारण ही आपका दांत कैसा होता है? उजला होता है। और उस इनामेल के बारे में बताए थे कि पूरी बॉडी का सबसे कड़ा भाग, यदि आपके दांत पर हाथी भी अपना पैर रख देगा तो आपके दांत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उतना मजबूत होता है आपका दांत। अब सब सोच रहा होगा तो मुंह टूट जाएगा। हाँ, तो मुंह पर रखेगा तो मुंह टूट के धरती में मिल जाएगा, लेकिन दांत अलग आके जमीन पर रख दो, बोलो हाथी तुम अपना पैर रख दो, तो और दांत नहीं टूट सकता। ये उतना मजबूत होता है। अब तुम बूझ जाओ कि हाथी के पैर का भी प्रभाव आपके दांत पर नहीं पड़ सकता है। वह इनामेल पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और उस इनामेल के कारण ही दांत का रंग कैसा होता है? उजला होता है। अब दांत चूंकि अलग अलग जीव में, आपने कभी छिपकली का दांत देखा है? नहीं देखे होंगे, चूंकि वो कहां मुंह बफाड़ता है तो देखेगा। मगरमच्छ वगैरह का देखा होगा? नहीं, मगरमच्छ वगैरह का देखा होगा। सांप का हो सकता है देखा होगा। तो उन लोगों का दांत हम लोगों के दांत से थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें तुम देखेगा ना, एकदम टोटल दांत एक साइज का रहता है।
ओकरा में नुकीला, छोटा बड़ा, मोटा पतला ये सब नहीं रहता है। उसका टोटल दांत जो है एकदम एक तरह का होता है, एकदम छोटा 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 एक जैसा, तनियोग छोटा बड़ा, मोटा पतला या नुकीला नहीं रहता है। और हम लोगों में या अन्य जीव जंतु में देखिएगा तो उसके दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, उस दांत के स्ट्रक्चर के आधार पे दांत को दो भागों में बांट दिया गया। वो दांत का जो आकार होता है ना अलग अलग हम लोगों का, उसका एकदम फिक्स रहता है, एक जैसा रहता है। तो उस आकार के आधार पे क्या किया गया, दांत को दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता है होमोडोंट और एक को कहा जाता है हेट्रोडोंट। कितने भागों में, दांत को दो भागों में बांट दिया गया। आपके सामने है होमोडोंट और हेट्रोडोंट। अब मन में आया होगा कि सर ये होमोडोंट की होता है। तो होमोडोंट का मतलब होता है दांत का वह प्रकार जिसमें किसी जीव के सभी दांत एक जैसा हो, जिसमें किसी जीव के सभी दांत कैसा हो, एकदम एक जैसा, नहीं कोई छोटा, नहीं कोई बड़ा, नहीं नुकीला, नहीं क्या कहते मोटा, नहीं पतला, एकदम कुछ डिफरेंस नहीं, एकदम एक जैसा दांत होगा। उस दांत को क्या कहा जाता है, उस दांत को कहा जाता है होमोडोंट। जैसे सांप का दांत, छिपकली का दांत, कछुआ का दांत, मछली का दांत, इस सब का दांत क्या कहलाता है, होमोडोंट कहलाता है, यानी एक जैसा दांत होता है। और हम लोगों का दांत क्या होगा बाबू, हेट्रोडोंट होगा, यानी हम लोगों का दांत एक जैसा नहीं होता है। यानी अन्य स्तनधारी जीव की, हम लोग का कहने का मतलब हो गया हम लोग हो या गाय भैंस हो गया, अन्य कोई स्तनधारी जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी परिपक्व होती है, वैसे जीवों की दांत जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। उसमें आप नहीं कह सकते कि सब दांत एक जैसा है। तो किसी भी स्तनधारी की बात करेंगे, किसी भी मैमल्स की बात करेंगे तो इसका सब दांत क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, हेट्रोडोंट कहा गया। यानी विषमांग दांत हम लोग का। असमांग दांत किसका होगा, सांप का नहीं, छिपकली का, मछली का, कछुआ का, उस सब का दांत कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो इस दांत को कितने भागों में बांटा गया, उसके संरचना के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके बनावट के आधार पे दो भागों में बांटा गया। ये दोनों दिमाग में सेट हो गया कि जिसका दांत एक जैसा रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, होमोडोंट। अलग अलग रहेगा तो क्या कहलाएगा, हेट्रोडोंट। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब देखो ये दांत जो तुम देख रहा है, ये दांत एक के बार 3200 निकलता है क्या, नहीं। कल वो इस पर चर्चा किए थे कि बचवा में दांत की संख्या कुछ और रहता है, अब बड़ा होगा तो कुछ और होगा, ओकरों से बड़ा होगा तो कुछ और होगा। तो दांत समय समय पर निकलते रहता है, इसलिए ये टोटल दांत एक बार में नहीं निकलता है। तो आपके जबड़ा पर जो दांत निकलता है, उस निकलने के आधार पे दांत को 3 भागों में बांटा गया। एकदम गौर कीजिएगा, उस जबड़ा पर जो दांत निकलता है, उस निकलने के आधार पर दांत को कितने भागों में बांटा गया, तो उस निकलने के आधार पर आपका जो दांत है उस दांत को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। कहिएगा कौन कौन, तो एक कहलाता है एक बार दंती, एक बार दंती, एकदम बोर्ड को बढ़िया से आप लोग देखिएगा। दूसरे को कहा जाता है द्विबार दंती। एक हो गया एक बार दंती, दूसरा क्या हो गया, द्विबार दंती, और तीसरा होता है बहुबार दंती। तीसरा हो गया बहुबार दंती। तो जबड़ा पर जो दांत निकलता है, उस निकलने के आधार पे दांत क्या प्रकार के, क्या प्रकार के, कौन कौन, याद हो गया। चलिए अब समझने में एकदम दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हिंदी एकदम आसान है। एक बार का मतलब बुझिए रहा है, ओनली वन। तो वैसा दांत जो पूरे जीवन काल में एक के बार निकलता है, उसे एक बार दंती कहा जाता है। यानी आपका जो 32 गो दांत है न रे, ये तोहर जो 32 गो दांत है, ये 32 दांत में कुछ दांत ऐसा है ना कि जीवन में एक के बार निकलता है। यदि वो दांत टूट गया तो दोबारा उस दांत का जन्म नहीं होता है। ऐसे दांत को क्या कहा जाएगा, एक बार दंती कहा जाता है। कुछ दांत ऐसा है जो जीवन में 2 बार निकलेगा, यानी वो टूट जाएगा ना तो फिर से जन्म ले लेता है। बात समझ रहे हैं, वो टूटने के बाद फिर वो की करेगा, जन्म ले लेगा। तो वैसे दांत को आप क्या कहेंगे, वैसे दांत को आप क्या कहेंगे, कौन दंती,
वैसे दांत को आप कह दिए द्विबार दंती। और कुछ ऐसा दांत है जो टूटने के बाद हमेशा जन्म लेते रहता है, यानी बार बार जन्म लेता है, ऐसे दांत को क्या बोलेंगे? बहुबार दंती। तो जबरे पर दांत निकलने के आधार पे क्या टाइप का? तीनों दिमाग में सेट हो गया कि जो एक के बार निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, जो दो बार निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, जो बार बार निकलेगा उसको क्या बोलेंगे। अब मन में जरूर सवाल आया होगा कि सर अभी जो आप बोले 32 को दांत के बारे में, कि 32 को दांत में बताइए कौन ऐसा दांत है जो बार बार निकलता है, कौन ऐसा दांत है जो एक बार निकलता है, या कौन ऐसा दांत है जो दो बार निकलता है। इसमें क्या है वो समझिएगा। कल ये चीज तो आप भली बहुत ही समझ लिए थे सभी लोग कि बच्चों में दांतों की संख्या 20 होता है। ये सबको पता है क्या? बचवा में क्या दांत होता है? 20 दांत होता है। अतः जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका जो 20 दांत निकलता है, वो दांत उसका टूट जाता है और फिर से नया दांत जन्म लेता है। वो जो दांत का टूट जाता है उसको कहा जाता है दूध का दांत। बचपा में जो 20 दांत होता है, इस दांत को क्या कहा जाता है? दूध का दांत। देखते बच्चा बदमाशी करता है तो आप कहते दूध का दांत नहीं टूटा है, चकचुक करता, मारेंगे ऐसा तमाता, मुंह ठीक कर देंगे। बोलता है ना कि दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, चकचुक चकचुक कर रहा है। तू लोग का टूट गया होगा, मैंने बच्चा के लिए बोल रहे थे। तो वो छोटा बच्चा जो रहता है 2-4-5 साल का, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तो कर सब दांत धीरे धीरे टूटते जाता है और उसके जगह पे नया दांत क्या होता है? जन्म ले लेता है। वो बच्चा 5 साल वाला को कह दिए तो दांत टूटा तो बिहे नहीं होगा, खूब रोने लगता है। बताओ उस समय उसको बुझने आता बिहा कुछ चीज है, खूब रोएगा। तू बोल दो तनिक कि अब तक दांत सब टूट गया, बिहा कैसे हो इसका होगा, खूब रोने लगेगा, आपको मारने लगेगा। ये बात एकदम आपने बोल सकते नहीं, कैसे होगा? सेटिंग कर देंगे तब होगा। बात बुझ रहा है चला? तो इसका मतलब है 20 दांत का नाम हो गया मिल्क टीथ। क्या नाम हो गया इसका? मिल्क टीथ, यानी ये दूध का दांत है। ये कौन सा दांत है? ये दूध का दांत है। इसको अस्थाई दांत कहा जाता है। जे टूटने के बाद फिर हो जाएगा तो उस दांत को क्या कहा जाता है? अस्थाई दांत कहा जाता है। कौन दांत कहा जाता है? अस्थाई दांत। इसका मतलब जो दांत दोबारा जन्म लेगा उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई दांत, मिल्क टीथ, यानी उसको द्विबार दंती कहा जाएगा। परिभाषा तो यही बताए थे कि जो दांत टूटने के बाद फिर से जन्म लेता है उसको द्विबार दंती कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो वैसे दांतों की संख्या क्या गो? 20 गो। अब क्वेश्चन डायरेक्ट तो एग्जाम में पूछ सकता है कि द्विबार दंती की संख्या कितनी होती है? क्या गो? 20 गो। अब बच्चा तेरा पास 12 गो दांत, 32 गो 20 गो क्लियर है कि ये 20 गो अस्थाई दांत है, ये टूटेगा फिर जन्म होबे करेगा, तो बच गया उधर से 12 गो। इसका मतलब वो 12 गो दांत जो है वो एक बार दंती है, ये परमानेंट टीथ है, ये अस्थाई दांत है। ये यदि टूट जाएगा तो दांत कृत्रिम लगवाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कृत्रिम लगवा सकते हैं, सोना चांदी का हीरा जवाहरात का दांत लगवा लीजिए, लेकिन वो दांत निकलने वाला नहीं। तो अस्थाई दांत की संख्या क्या गो? 12 गो। एक बार दंती की संख्या क्या गो? 12 गो, जो टूटने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। 20 गो दांत टूटने के बाद पुनः जन्म लेता है। तो तत्काल 20 और 12 हो गया 32। तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या पूछा जाता है तो आंसर होता है 32 गो। लेकिन कभी कभी जानते क्या करता है, तनिक डेप्थ चल जाता है, कह देगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है। तब हो जाएगा 20 गो टूटा, फिर 20 गो होगा तो 20-20 के गो? 40 गो। और 40 12 के गो? 52 गो। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कै गो दांत निकलता है? देखिए होता है 32 गो। क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में कै गो दांत, तो स्पष्ट है 32 गो दांत। लेकिन मनुष्य के जीवन काल में कुल निकलता कै गो दांत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 52 गो। अब एग्जाम हॉल में सवाल पूछता है, लड़का कहता जय बजरंगबली क्वेश्चन तो आसानी था, 32 मार्क चल आता है। बाद में कहता है रिजल्ट 1 नंबर से नहीं हुआ, काहे? तो काहे कि नहीं पढ़ा था, काहे कि 52 वाला बात वो नहीं पढ़ा था। और आप लोग तो पढ़ लिए, आपका तो रिजल्ट हो जाना चाहिए पक्का ना? जोश और जुनून से पढ़ रहा है, मोबाइल पर टाइम ज्यादा दे रहा है? यस सर। देखिए देख लिया ना,
तो बताओ, तो मोबाइल पर ज्यादा टाइम देगा तो कैसे नौकरी होगा? देख रहा है, हाँ होशियार है, कहता ऑनलाइन क्लास करते हैं, देख रहा है। चट्टा इतना मारेंगे, मोबाइल पर कम ध्यान देते हुए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल क्या दांत निकलता है? 52 गो। होता क्या गो है? अस्थाई दांत की संख्या, अस्थाई दांत की संख्या 12 गो। अब गौर कीजिएगा, बचवा में जो 20 गो दांत होता है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम आपको बताए थे कि बच्चा में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित रहता है। याद आ रहा होगा? बचवा में प्रीमोलर दांत क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, और अंतिम मोलर दांत भी अनुपस्थित रहता है, इन्हें विजडम टीथ जिसको बोले थे। अकल चौवा, अकल चौवा भी अब्सेंट रहता है और प्रीमोलर भी अब्सेंट रहता है। एक मतलब है कि ये जो 12 दांत है बचवा में नहीं रहता है। जब तक वो बच्चा है तब तक ओकरा में यह 20 गो होता है, टूटता फूटता है, फिर जन्म लेता है। लेकिन ये जब जन्म जाता है प्रीमोलर और अंतिम मोलर, अरे 8 गो प्रीमोलर हो गया और 4 गो अंतिम मोलर, तो 8 4 12। तो ये जो 12 गो अस्थाई दांत है इसमें प्रीमोलर और अंतिम मोलर का नाम आता है, जो जन्म के बाद टूटता नहीं है। उसमें भी खास करके 4 गो दांत जो आपका विजडम टीथ है, अंतिम मोलर है, उस समझिए 20-22 साल को होइएगा तभी निकलेगा। यानी 18 के बाद निकलना शुरू हो जाता है। अब केवल 19 में निकल जाए, 22 में निकल जाए, 24 में निकल जाए, इन मैक्सिमम 24-25 साल तक में अकल चौवा आ जाता है। तब आपके पास अपनी अकल आ जाती है, तब दूसरे के बाद पाप नहीं रहते हैं। यदि उसके बाद कोई कह देगा तोरा खातिर हम जान दे देंगे, तो तुम समझ जाएगा क्या बोल रहा है। तुम समझ जाएगा कि वो खुशे करने के लिए बोल रहा है, बाद में कि जान दे नहीं सकता है। नहीं विश्वास है तुम का जो जान दे दीजिए, यदि दे देगा तब बुझेंगे। कह देगा जान दे देंगे, सिंदूर यहां पर ऐसे ऐसे गिरा लेगा, कहेगा देखो पूरा चीर लिए तोरा खातिर, ब्लड है ये सब काम हो सकता है। और सिंदूरबा फोटो खिंचवाता तो ब्लड नहीं से नहीं लगेगा? बुढ़बा का हंसता है, झूठ बोले नहीं। एगो लड़का एक दिन पूरा क्षण ऐसे राम लिख लेता है, राम लिख लेता, कोनो दोस्त गलत बात नहीं था, सिंदूर से लिख के फोटो खींच के रख लेता मोबाइल। हम देखे डर गए, बोले किया है? बोला है सर सिंदूर है, दूसरा दिखाने के लिए। आप बुझते नहीं? बोले बताइए लड़का कितना दिमाग होता है कि सिंदूर लिखा के फोटो खींच लेता है। और अब भेज दिया होगा जिक्र समय प्राण निकल गया होगा कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, नहीं निकल गया होगा। अरे तो लिखा रे, यही था क्या रे? कोई मायने। चलो ध्यान दो, तो ये विजडम टीथ कब आता है? एकदम 18 के बाद, यानी अकल चौवा लेट से आता है, इसलिए तुम लोग का भी अकल थोड़ा सा कम है, तनिक लेट से आएगा, जरूर आएगा। फिर तुमको लगेगा ना सब बात मास्टर सही है कह रहा था, ये सब बात सही है। आ गया ना? चलिए, तो अब थोड़ा सा देख लिया जाए। अभी जो आपने दांत के बारे में पढ़ा, हमको लगता है वो सारी चीज आपके दिमाग में रोटेशन में है। हम एक बार आपको दिखा दो कि जो दांत के बारे में पढ़े वो सब लिखा हुआ। दूसरी बात, कभी कभी दांत सड़ने लगता है, ऐसा भी अनुभव आप करते होंगे। तो दांत का जिन मुंह का पीएच मान 5.5 से जब थोड़ा सा कम होने लगता है ना, तो आपका दांत क्या हो जाता है? सड़ने लगता है। दांत में एक एलिमेंट्स की कमी होती है, वो एलिमेंट्स फ्लोरीन है। तो दांत में फ्लोरीन की जब कमी हो जाती है तो उस बीमारी को फ्लोरोसिस कहा जाता है। दांत में फ्लोरीन की कमी से कौन बीमारी होती है? तो दांत में फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जिससे आपका दांत सड़ने लगता है। अतः कभी भी ऐसा महसूस आपको हो जाए कि दांत में लगता है फ्लोरीन की कमी हो गई है, या दांत हमारा सड़ने लगा है, या फिर दांत से ब्लड आने लगा है, तो आप क्या कीजिए, रेगुलर वे में 1 सप्ताह तक नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए। आप एप्पल खाना शुरू कर दीजिए, आप टमाटर खाना शुरू कर दीजिए। हमको लगता है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका दांत का ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाएगा, एकदम पक्का बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर वे में 1 सप्ताह तक कंटिन्यू आप दवा मत खाइए, बस खाली नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही उस तरह की वायरस आपके दांत पर एक्टिव होती है, उस सब मर जाएगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। फिर कभी ऐसा लगेगा महसूस तो बीच बीच में पीते रहिए, तो दांत मेंटेन आपका रहेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब हम अभी आपको होमोडोंट हेटेरोडोंट बताए थे, ये दोनों आपका क्लियर हो गया था। इसके बाद हम आपको बताए थे एक बार दंती के बारे में। पता है ना, जो जीवन में क्या बार निकलता है? एक बार निकलता है। ऐसे दांतों की संख्या क्या गो? 12 गो। 2 बार दंती भी आपको बताए थे ना, ऐसे दांतों की संख्या क्या गो? 20 गो। ये दोबारा भी जन्म लेता है। वैसा दांत जो दूसरा बार भी जन्म लेगा उसको 2 बार दंती कहा जाता है, उसको मिल्क टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ बुझ रहे ना? कौन दांत? दूध वाला दांत। कौन दांत?
दूध वाला दांत जब बचवा में होता है वो 20 गो दांत है। दूध वाला दांत की संख्या क्या है गो? 20 गो। डेंटल फार्मूला ऑफ मेन बताए थे, याद है क्या आपको? चलिए, उससे पहले बहुबार दंती भी बताए थे। बहुबार दंती में क्या बताए? जो दांत टूटने के बाद बार बार जन्म लेगा। जो दांत टूटने के बाद क्या होगा? जितने बार टूटेगा उतना बार जन्म लेगा, यानी उसके जगह उतना नया दांत निकलेगा। तो ऐसे दांत को आप क्या बोलेंगे? बहुबार दंती बोलेंगे। इसका मतलब जितना भी कशेरुकी जंतु है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ सबको छोड़ के जितने भी टाइप के कशेरुकी जंतु है उसमें कुछ ऐसा दांत फिक्स नहीं है। जैसे होता क्या है, कभी कोनो दांत टूटा तो जन्म ले भी लिया, और कभी कभी क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट की कमी जब बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो दांत किसी किसी का नहीं भी निकल पाता है। तो कंडीशन वो अलग है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कुछ दांत आपके बॉडी में यानी आपके जबड़ा पर निकलती है जो टूटने के बाद बार बार भी वो जन्म लेती है। लेकिन किसमें? सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर जितने भी अन्य कशेरुकी प्राणी है इसमें इस तरह के दांत पाए जाते हैं जिसको हम लोग बहुबार दंती कहते हैं। जब डेक्स कोई आदमी हो जाएगा, तनी बड़ा हो जाता है, और इत लगता बता दिए थे कल, दांत के प्रकार में चारों नाम याद है शायद आपको? कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या बताए थे 2 गुने 4 बराबर क्या गो? सभी लोगों को याद है? 1 गुने 4 बराबर 2 गुने 8, टोटल क्या गो दांत? सबको याद है? कल भी हम समझाए थे, तुम लोग भी चला ऑनलाइन वाला ध्यान देना। कल लोग बताए थे कि एक चम्बर में ये क्या बोलते हैं, इंसीजर 2 रहता है, चारों चम्बर मिला के क्या गो होगा? 8 गो। केनाइन 1 गो, चारों चम्बर मिला के 4 गो। प्रीमोलर 2 गो, चारों मिला के 8 गो। अब मोलर 3 गो, चारों मिला के 12 गो। टोटल को जोड़ेगा कितना हो गया? 32। सबका काम बताए थे। इंसीजर का काम क्या है? काटना। केनाइन का काम क्या है? चीरना। ये दोनों का काम क्या है? पीसना हुआ, पीसना हुआ। कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए अब आगे आते हैं। अब जब आगे आइएगा तो डेंटल फार्मूला ऑफ मैन है, यानी दांत का फार्मूला का था, आदमी का, बच्चा का, दोनों हम बता चुके थे। जब डेंटल फार्मूला की बात होगी एकदम आप लोग शांति पूर्वक पढ़ते रहिए। डेंटल फार्मूला ऑफ मैन की जब हम आपसे बात करेंगे तो वही 32 वाला दांत का जो फार्मूला था, यही ना 4 गो दांत आपके पास है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 2 1 2 3 उतना नीचे भी होगा, उच्च चंबर में भी होगा, तो टोटल क्या हो गया? ये हो गया डेंटल फार्मूला ऑफ, डेंटल फार्मूला ऑफ मैन। कौन कौन? 2 गो इंसीजर, 1 गो केनाइन, 2 गो प्रीमोलर, 3 गो मोलर। निचला चंबर में भी 2 इंसीजर, 1 गो केनाइन, 2 गो प्रीमोलर, 3 गो मोलर। वह सेकेंड वाला चंबर में भी उस साइड से भी नहीं, तो उतना इंटू 2 बराबर टोटल कितना हो गया? 32। आपको एक मैथ का दिमाग मत लगा देना, कट जाएगा नीचे ऊपर। हम पहले कुछ कुछ लगा रहा मैथ वाला दिमाग। हम जानते हैं ना कि कुछ कहेगा कि मैथ में सही तो कट गए, आप कुछ बचवे नहीं करो, आप की कर दे। तो डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड की बात करेंगे तो बचवा में तो स्पष्ट है कि बोले थे 20 गो दांत होता है, नहीं होता बचवा में, तो उसमें बताए थे 2 1 0 और 2 बट्टा, तो टोटल क्या गो? 20 गो। अब एग्जाम में सवाल पूछेगा बच्चे में कौन दांत अनुपस्थित रहता है? प्रीमोलर। बच्चे में कौन दांत अनुपस्थित रहता है? प्रीमोलर एवं अंतिम मोलर। एक 3 की जगह 2 गुना है, तो प्रीमोलर और अंतिम मोलर बचवा में अनुपस्थित होता है। प्रीमोलर और अंतिम, अंतिम अंतिम मोलर को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ। क्या कहा जाता है? विजडम टीथ, अकल चौवा। क्या कहा जाता है? इस सबको याद हुआ ना? चला डेंटल फार्मूला ऑफ मैन याद हो गया? 2 1 2 3 2 1 2 3 गुने 2 बराबर 32। और चाइल्ड वाला भी याद हो गया होगा, 2 1 0 2 2 1 0 2 गुने 2 बराबर 20। बच्चा में कौन दांत अनुपस्थित रहता है? उन्हें घुरा दिया उसका, रहो इसको इधर घुरा। अच्छा वहां से पढ़ता है, वाह देखो कितना पढ़ने वाला तेज है। चला तो उधर और काइन बैठता है, जो पीछे बैठ रहा नहीं दिख रहा उधर बैठो, उधर साइड पर दिख रहा है। हाँ हाँ, इस बार कबाड़ देगा कि कुछ नहीं बुझेगा।
चलो तो क्लियर हो गया डेंटल फार्मूला ऑफ मेन और डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए जब पीएच मान 5.5 हो जाएगा तो दांत की होगा, सड़ने लगेगा। अकल चौवा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, विजडम टीथ। निकलता कब है, 18 के बाद, 19, 20, 22, 24 जैया निकल जाए तोरा। अब तोरा पर डिपेंड करे किशोरावस्था में क्या दांत, एक बहुत का 28 दांत अभियो होगा, है के 28 रे, जे चूजा सब होगा वो सब होगा। तोरा क्या गौर, एक भी 27 दांत है एक। हाँ अभी चूजे है। किशोरावस्था में क्या दांत रहता है। स्तनधारी जीव में कहता है कि घोड़ा और सुअर जो होता है उसके दांतों की संख्या ज्यादा रहता है। कितना, 44 गो। घोड़ा और सुअर में दांतों की संख्या ज्यादा। मनुष्य में कुल क्या दांत निकलता है जीवन में, 52 गो। कहे कि 20 गो अस्थायी, 20 गो जन्म लेगा अस्थायी, अब 12 गो अस्थायी, सबको जोड़ देंगे तो 52। हाथी का दांत देखा है, निकलल जो रहता है वो फीमेल हाथी में नहीं निकल रहता, मेले में निकल रहता है। जिसको आप कहते हैं हाथी के दांत खाने दिखाने को, खाने को नहीं, उबला दतवा को टस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टस्क कहते हैं। हाथी का जो दांत निकला हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, टस्क कहा जाता है। वो खाने वाला नहीं है, वो क्या है, दिखाने वाला है। दांतों का वह भाग जो मसूरों से बाहर दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, क्राउन। मसूरा से बाहर जो तुमको दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। इसके बाद क्या है, मसूरे के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रूट। क्योंकि उसमें लगेगा गथा हुआ है, दांत लगता है कि मसूरा के बीच में गरल है, तो जो गरल है वो रूट यानी जड़, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। दांत का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, इनामेल। जो बोले थे उजला कलर का होता है, और इनामेल के कारण ही दांत का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, सफेद होता है। दांत का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। किसके कारण, इनामेल के कारण। इनामेल के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है, डेंटाइन। इसलिए दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, सुने होंगे। दंतवा के जो डॉक्टर है ना वो रखी कहा जाता है डेंटिस्ट, क्योंकि दांत के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाता है, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर एक नलीनुमा संरचना होती है जिसमें द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है पल्ब। जब दांत से पस निकलने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, पल्ब कहा जाता है। दांत जबड़े की मांसपेशी में स्थित होता है, जो कि आप जान रहे नीचे ऊपर जबड़ा आपका है, और पूरे बॉडी का सबसे कड़े मांसपेशी की बात किया जाता है वो होता है जबड़े की मांसपेशी। पूरे बॉडी का सबसे कड़े मांसपेशी की बात करेंगे तो पूरे बॉडी का सबसे कड़ा मांसपेशी क्या होगा, जबड़े की मांसपेशी। बोलिए, ठीक है। और नीचे मेरा 8 बजे क्लास है, सो हाँ बोल दो, ठीक ठीक। बात बुझ रहा है तो कुल मिला के कहना ये था कि बार बार हो रहा है रे, सब चकचुक करते रहता नहीं रे, कुछ कुछ ध्यान देंगे। आज रीजनिंग वाले सर ना है ना, परीक्षा देने गए ना, चलो पढ़ते रह, ध्यान दो। इधर की बोल रहे थे रे, वही तो बोल रहे थे जो अभी बोल रहे थे ना। अरे जबड़ा वाला बात बोल रहे थे कि सबसे मजबूत मांसपेशी को क्या कहा जाता है, जबड़े की मांसपेशी। पूरे बॉडी का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी, और पूरे बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी भी जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत मांसपेशी भी पूछेगा तो जबड़ा का, हड्डी भी पूछेगा तो जबड़ा का। अरे बापी की है रे, और जीभ है। हम तो अभी डर गए, हमको लगा बोर्ड पे का की आ गलो। चलो चलो अच्छे वाला बात है, बढ़िया बात है, चला टेंशन मत लेना। हमको तो लगा क्या काली जी निकल गए, नहीं आए? अरे बाप रे, चलो गौर करो। तो चलिए अभी दांत आपका खत्म हो गया, आपका नहीं चला टॉपिक का, कहेगा बहुत मेरा दांत है, कहते खत्म हो गया। चलो दांत खत्म हो गया टॉपिक का। अब हम लोग थोड़ा जीभ पर आते हैं। जीभ का एक कॉमन सा काम बताए थे, ये स्वाद प्रदान करती है, नहीं थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। तो आप जिस जीभ के बारे में चला पढ़ने जा रहे हैं वो जीभ क्या करता है आपको पता है, ये आपको स्वाद प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, ये जीभ जो है एक मांसल जैसी संरचना होती है जो आपके कंठ से जुड़ा हुआ रहता है। ये जीभ जो आपको दिख रहा है इसका देखो लास्ट पोजीशन थोड़ा कंठ तक पहुंच गया है,
क्या कि यदि कंठ से नहीं बढ़िया से जुड़ल रहता तो कोई पकड़ के खींच लेता नहीं, और आप लोग बोलबो करते जीभ पकड़ के खींच लेंगे, उतना आसान चला नहीं है, क्योंकि जीभ से इतना लिक्विड निकलता है, इतना सेंसिटिव होता है कि आप पकड़िएगा छाहल जाएगा, तब कहता है छाउर लगा खींच लेंगे, नहीं कहता है। खास करके औरत ही सब खूब बोलती है, तुम हम लोग काहे बोलेंगे, चला बुझवे करता है। ध्यान देंगे तो ये जो एकदम आपके समझो कि गला के पास जो है एकदम अच्छे तरीका से ज्वाइंट रहता है, वहां पर एक मांसल संरचना और निकली रहती है जिसको टॉन्सिल कहा जाता है। निकला रहता है ना, गौर से देखना जाके आईना में, तो वहां पर अंदर से जो है एकदम एक उभरा सा मांसल संरचना तुमको दिखाई पड़ती है। उस मांसल संरचना को क्या कहा जाता है? टॉन्सिल कहा जाता है। और उसी टॉन्सिल में कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा गर्म भोजन कर लेते हैं या कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडा भोजन कर लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि धीरे 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 वो संक्रमित होने लगता है, उसमें सूजन आने लगता है और वहां पर एक बीमारी हो जाती है जिसको टॉन्सिलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉन्सिलाइसिस। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल गर्म चलेगा, लेकिन कितना को देखिएगा बहुत गर्म, अंदाजे नहीं, चम्मच से खा रहा, दिया घर में दे, बात बुझ रहा है। ससुराल में ऐसा कंडीशन कभी कभी हो जाता है, अपना घर में तो आराम आराम से लोग खाता है, ससुराल से जल्दी खा लेंगे, कितना खाता है जीजा जी, नहीं। तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ये चीज नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार ससुराल नहीं जाना चाहिए। क्लियर? तो वो बीच में जो मांसल संरचना उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टॉन्सिल। और उसमें संक्रमण से कौन बीमारी? टॉन्सिलाइसिस। कौन बीमारी? कौन बीमारी? टॉन्सिलाइसिस। अब आपकी जिह्वा जो एक मांसल जैसी संरचना होती है, इस मांसल संरचना में आपको बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, यानी हजारों की संख्या में, अप्रोक्स 8 से 10 हजार। कितना हजार चला? 8 से समझो 8,000 से 10,000 जो है ना, लगभग स्वाद ग्रंथियां आपके जिह्वा पर पाई जाती है। एकदम बोर्ड पर नजर रखना, 8,000 से 10,000 स्वाद ग्रंथियां आपके इस जिह्वा पर पाई जाती है, और उस स्वाद ग्रंथि का काम होता है भोजन में स्वाद प्रदान करना। स्वाद ग्रंथि का काम क्या होता है? भोजन में स्वाद प्रदान करना। अब इसमें देखिए जीभ को कई पार्ट्स में बांट दिया गया। एक भाग तुम्हारा ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 क्या भाग हो गया? 6 भाग हो गया, जिसमें कॉमन सा स्वाद आपके जिह्वा में होती है। लेकिन ये बीच वाला जो तुम देखा है, इसमें किसी भी प्रकार की स्वाद नहीं पाई जाती है, यानी कोई स्वाद ग्रंथि नहीं रहेगा। कौन भाग में है? बीच वाला में। ये बीच वाला नहीं है, चला एकदम बीच तोरा नहीं दिख रहा है ना, इधर बैठा करो उस साइड कोना में। ये जो बीच वाला एकदम भाग तुम लोग देख रहा है ना, इसमें कोई तरह का स्वाद ग्रंथि नहीं पाया जाता है, यानी इस बीच वाला से किसी भी प्रकार का स्वाद आपको पता नहीं चलता है। बाद बाकी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के स्वाद आपको पता चलता है। जैसे कि सबसे बाहर में नुकीला भाग रहता है, नहीं नुकीला टाइप का निकला हुआ रहता है, इससे आपको मीठापन का एहसास होता है, यानी मीठा ग्रंथि जो है, जो भोजन में मीठा स्वाद दे सके, वो किस अंग में पाया जाता है? सबसे आगे वाला में, यानी जीभ का पहला पार्ट जो है, इस जीभ के पहले पार्ट से किस चीज का पता चलता है? मीठे का। जस्ट उसके साइड में नमकीन पता चलता है। कौन? नमकीन। ई था मीठा वाला, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया नमकीन वाला। जस्ट उसके बाद से क्या पता चलता है? खट्टा। जस्ट उसके बाद क्या पता चलेगा? खट्टा। जैसे आप टमाटर खाते तो कैसा लगता है? खट्टा। नारंगी खाएंगे तो कैसा लगेगा? सेब खाएंगे कैसा लगेगा? खट्टा। आंवला खाएंगे कैसा लगेगा? खट्टा। तो खट्टा वाला स्वाद ग्रंथि जो है, तीसरा पार्ट आपका है जिसमें पाया जाता है, इससे आपको खट्टेपन का एहसास होता है। और कोई चीज खाते तो बहुत कड़वा लगता है या बहुत तीखा लगता है, उसका पता कहां से चलता है? अंदर वाले से, यानी कड़वा या तीखा। कड़वा को तीखा भी कहा जाता है, तो कड़वा या तीखा का पता कहां से चलता है? जीभ के सबसे आंतरिक परत से, या जीभ के सबसे आंतरिक भाग से। पहला से मीठा और दोसर से नमकीन,
पहला से मीठा, दोसर से, तेसर से खट्टा, चौथा से करवा। पहला से मीठा, दोसर से नमकीन, तेसर से खट्टा, चौथा से करवा। अलग अलग स्वाद ग्रंथि हुआ, अलग अलग तरह का स्वाद पता चला। अब जैसे करवा कहने का मतलब ये, कभी करेला खाए हैं? अभी तो थोड़ा सा कम भी लगता है। पहले जमाने में जब करेला, हम लोग देसी करेला खाते थे, बहुत ज्यादा करवा लगता था, एकदम मैक्सिमम इतना करवा लगता था कि समझो कि मैंने पूरा शरीर में उद्दीपन उत्पन्न हो जाता था। या फिर अभी वर्तमान में सरसों तेल एक ठेपी लेके मुंह में रख लीजिएगा, पूरा करवा लगता है, एकदम मैक्सिमम जकरा कहते हैं। करवा तेल कभी पिए हैं? पीना चाहिए, ठंडी के मौसम में कभी कभी पीना चाहिए, मतलब रोज ने। तो वो काफी करवा लगता है। कभी लहसुन आप खाए हैं? काफी करवा। मिर्ची तीखा होता है, लेकिन लहसुन करवा होता है। तीखा और करवा में भी अंतर है। नहीं तो मिर्ची कैसा लगेगा आपको? तीखा। करवा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा। आंवला कैसा लगेगा? खट्टा। सरसों का तेल कैसा लगेगा? करवा। अब मिर्ची कैसा लगेगा? तीखा। करवा नहीं, तीखा। और तीखा कुछ लगता है? अमरबेल की होता है रे, कसकट्टा रे, कसकट्टे ना, हम समझ गए। हाँ, वो भी कैसा लगता है? हाँ बुझ गए, कसकट्टा। हाँ, कैसा लगता है? वो भी तीखा लगता है। तो अलग अलग जो भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, उससे आपको अलग अलग तरह का स्वाद पता चलता है। और ये स्वाद ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो आपके जीवा में। कितनी संख्या में? तो 8000 से 10,000 की संख्या में। तो ये आपका जीभ हो गया। स्पष्ट हो गया कि आपका जीभ जो है एक मांसल जैसी संरचना है, जो पीछे आपके गर्दन से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए किसी भी स्थिति में खींचा नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? जीभ के ऊपर छोटी छोटी स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद ग्रंथियां, यानी टेस्टी बड्स पाया जाता है। और इसकी संख्या कितना? 8000 से 10,000। स्वाद ग्रंथि की संख्या कितना? 8000 से 10,000। और कभी कभी क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी भी आ जाता है। कभी कभी खूब स्वादिष्ट भोजन की जैसे ही चर्चा होता है तो लगता है पहले खा लें, बाद में सुनेंगे वो की है नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये आपके स्वाद ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है उस नाम से। आपकी स्वाद ग्रंथियां जो है उन नामे से एक्टिव हो जाता है, यानी आपको ऐसा एहसास हो जाता है। क्योंकि मीठापन खट्टापन देखने का तो चीज है नहीं, वो तो एहसास का चीज है। तो कैसे आपसे कोई प्यार करता था आप एहसास कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। तो उसी तरह खट्टा मीठा एहसास का चीज है। तो जैसे कोई बढ़िया भोजन की बात होगा ना, थोड़ा एहसास आ जाएगा, जी से टप टप पानी करने लगता है। हाँ, कहता जैसे सर अचार देखो, अचार से किसी भी मेल को नहीं पानी आ सकता, फीमेल को आती है। हम लोग को जिलेबी से, रसगुल्ला से, इस टाइप के भोजन से क्यों सर मारेंगे? देखिए एग्जाम्पल भी एक कौन पता है कितना परसेंट ही कहा है, तुम सब समझ रहा हो। चलो आगे देखो, टेस्टिंग बंक्स को कितने भागों में बांट दिए थे? 4 भागों में। और चारों भागों से अलग अलग तरह का स्वाद पता चलता था, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जीभ का जो मध्य भाग है उसमें स्वाद का पता नहीं चलता। पहले बता दिए थे कि जीभ के बीच वाले भाग में कोई भी स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, और उससे आपको किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं चलता है। टॉन्सिल पाया जाता है, एक मसल जैसी संरचना, और उसमें संक्रमण से कौन बीमारी होता है? कौन बीमारी? टॉन्सिलाइसिस। कहीं होगा लिखा हुआ? हाँ, ये कौन बीमारी हो जाता है उसमें चला? टॉन्सिलाइसिस। और टॉन्सिल से भी कुछ लिक्विड निकलती है, उसको लिम्फ कहा जाता है। टॉन्सिल से जिस लिक्विड का स्राव होता है उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। उसी से लिम्फोसाइट्स बना है। लिम्फ का स्राव होता है किससे? टॉन्सिल से। टॉन्सिल से किसका स्राव होता है? लिम्फ का। उसी से लिम्फोसाइट्स बना हुआ है। चलिए तीसरा पार्ट हम आपको बताए थे, सैलिब्री ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। यानी आपका जो गाल है, गाल के नीचे और आपके गर्दन जो है इसके ऊपर, यहां पर एक ग्रंथियां पाई जाती है, जिस ग्रंथि को हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके दांत के मतलब ऊपर और जीवा के गाल के पीछे एक ग्लैंड दोनों साइड से पाया जाता है। उस ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि। उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि यानी सैलिब्री ग्लैंड। वो जो लार ग्रंथि है उससे निकलेगा क्या? तो लार। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? स्पष्ट है कि जब लार ग्रंथि है तो ओकरा से लारे निकलेगा। लार ग्रंथि से की निकलेगा?
मुख गुहा का एक भाग लार ग्रंथि भी है, जिससे निकलती है लार, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सैलिभा। क्या उसको बोलते हैं बाबू? सैलिभा। यानी लार ग्रंथि से क्या निकलती है? सैलिभा निकलती है, यानी लार निकलती है। कहेगा सर लार करता की है, तो गौर से सुनिएगा। ये जो लार है साधारण चीज नहीं है, एकरा में कई एक तरह का एंजाइम होता है, जिसमें खास करके आपने टाइलिन एंजाइम का नाम जरूर सुना होगा। वो स्टार्ट पी से होता है, पढ़ा जाता टाइलिन, पी साइलेंट रहता है। नहीं, आपके लार से कौन ग्रंथि निकलती है, यानी कौन एंजाइम निकलती है? तो टाइलिन एंजाइम। लार से कौन एंजाइम निकलती है? तो ये टाइलिन एंजाइम निकलती है। कहेगा सर करता क्या है? तो ये टाइलिन एंजाइम, जो आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, भोजन में 6 चीज हम लोग लेते हैं, याद है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। 3 चीज का पाचन करना होता है। किसका किसका? वाह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट आपके लार ग्रंथि से जो लार निकलती है, उस लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यही एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट पर काम करना शुरू करता है और उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जब ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है, तब आपको ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम बोले थे कि ग्लूकोज से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से इनडायरेक्ट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष में ग्लूकोज बताए थे, एमिनो एसिड बताए थे, फैटी एसिड बताए थे, ग्लिसरॉल बताए थे, याद कीजिए आप, बताए थे ना। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर मेरा यही था कि कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे थे कि वो टाइलिन एंजाइम है, वो आपके सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। प्रोटीन जो है, वसा जो है, वो सब उसी रूप में ग्रसिका के द्वारा स्टोमक में चला जाएगा। वहां पर सिर्फ किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में भोजन के किस अवयव का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? भोजन के किस अवयव का पाचन लार ग्रंथि में होता है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन के करता है? टाइलिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन के करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम। ये जो लार ग्रंथि तोरा मुंह में रहता है, इस लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ा होता है, यानी 3 पेयर्स रहता है, यानी 6 गो। 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड। लार ग्रंथि कै जोड़ा? 3 जोड़ा। कै गो? 6 गो। कै गो? 6 गो। जिसमें सबसे बड़ा लार ग्रंथि है पैरोटिड। सबसे बड़ा लार ग्रंथि का कौन सा पार्ट है? पैरोटिड। और सैलिवा में कौन एंजाइम होती है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। पच के कन्वर्ट किस में होगा? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। आपको ऊर्जा जो डायरेक्ट मिलती है वो किससे? ग्लूकोज से। इसलिए जब बहुत ज्यादा थकावट रहे तो 2 चम्मच ग्लूकोज जो है 1 गिलास पानी में घोर के पी लो, 5-7 मिनट में क्या हो जाएगा? सारा थकावट दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, थोड़ा थकावट का महसूस आपको ज्यादा होगा। जैसे सुबह 7 बजे आए, 12 बजे जाइएगा, पूरा शरीर थक जाएगा, मन नहीं करेगा खाना बनाने का, तो तत्काल आप जाइए, 1 गिलास ग्लूकोज पी के थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तुरंत फ्रेश हो जाइएगा, फिर खाना पीना बना के बढ़िया से खा के सो जाइएगा, सो उठिएगा, तब बैठ के पढ़िएगा। बात समझे? डायरेक्ट जाने के बाद सोचेगा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ाई पार लगेगा। पढ़िएगा अभी तो वह बियाह क्लास पढ़ना, ठगना, आपके ब्रेन में कुछ नहीं अटना है। इसलिए 5 घंटा जब आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है तो जाइए, सबसे पहले खाना बना खाइए, 1-2 घंटा सो जाइए, सो उठिए, तब आराम से चुतरदाब को पढ़िए। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़े, फिर मूड किया तो उठ गए, तरी बतिया भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता पानी भी कर लिए और फिर पढ़ने बैठ गए। बात बुझ रहा चला? इन्हें कहेगा मास्टर सब बात बोलता है, वो बात बोलबे नहीं करता है, जे मेन हमार काम है। नहीं रे चला, हम बुझते हैं सब बात। चलो क्लियर हो लो लार ग्रंथि रे? लार ग्रंथि क्या जोड़ा? यानी 6 गो नहीं रे? चलो सबसे बड़ा ओकरा में कौन? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ा कौन? अच्छा, सैलिवा से कौन एंजाइम निकलता है? कौन एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है?
कार्बोहाइड्रेट का यानी किसका? स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च का, और कन्वर्ट किस में करेगा? माल्टोज में यानी ग्लूकोज में। स्टार्च को माल्टोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। उसका पीएच मान कभी कभी पूछता है, चला याद रखिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.6। लार का पीएच मान 6.6 होता है। सेलिब्री ग्लैंड में जानता है कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है। आपका जो पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ा होता है, उसमें वायरस का कभी कभी संक्रमण हो जाता है, तो देखते होंगे उसमें ये पूरा फूल जाता है। देखिए किसी किसी का जो ये गला काफी फूल जाता है, तो वह एक बीमारी है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? गलसुआ। क्या कहते हैं? गलसुआ नहीं कहते हो? तो वो बीमारी किससे संबंधित हो गया? गलसुआ किससे संबंधित बीमारी हो गया? लार ग्रंथि से रे। अरे लारेर ग्रंथि में पैरोटिड है, तो पैरोटिड में वायरस संक्रमण से बीमारी हुआ, तो लार ग्रंथि से संबंधित बीमारी गलसुआ नहीं हो गया, जिसको आप मम्प्स कहते हो। फूल नहीं जाता, गल फुल्ली हो जाता, वही बोला। चलिए, तो आपका माउथ कैविटी का 3 पार्ट अभी खत्म होता है। एक को आप बोलते हैं दांत, दूसरे को कहते हैं जीभ, और तीसरे को कहे लार ग्रंथि। अब आपको एक नया चीज उसमें पढ़ना है, यानी दूसरा चीज पढ़ना है, वह है अमाशय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एस्टोमैक। एकदम घबराना नहीं है, चला बढ़िया से सुन खाली। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एस्टोमैक के बारे में, यानी अमाशय के बारे में। ये अंग है। पाचन अंग में 6 नाम बोले थे ना, तो पहला क्लियर हो गया। इस दोसरका पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है अमाशय। और रफली थोड़ा सा सुन लिया जाए, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। एक रस पहले पढ़े थे लार ग्रंथि, पढ़े थे ना, माउथ कैविटी, दांत, जीभ, तो उस सब जितना भी पार्ट्स प्रोग्राम में क्यों चीज का पाचन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये जो आप पढ़ने अभी जा रहे हैं, इसमें किसका पाचन होता है? किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। याद रखना है, इसमें पाचन किसका होगा? तो इसमें पाचन होता है प्रोटीन का। क्या कर पाचन? क्या कर पाचन? इसमें प्रोटीन का पाचन होता। कौन? हाँ जाइए, गर्मी तभी बढ़ाने है वैसा। अच्छा पंखा लगवा देंगे आज, कोई बात नहीं, काहे जाएगी, नॉर्मल बात है। चलो, तो अमाशय में किसका पाचन होता है भाई? देखते रहो जब तक नहीं नीचे हो जाएगी। चट्टा आते हैं, देखो आधा देना, पहुंचा दो घर तक। चलिए ध्यान देंगे, समझ रहा है साहब? ये सब ठीक है, इधर वाला कुछ कुछ जो है ना, हाँ अरे वो डंटा हमरा रखना पड़ेगा, वो डंटवा ठीक है वो ना। ध्यान दो बाबू। तो अभी हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? अमाशय के बारे में। आप एक संरचना आप देख रहे होंगे, यही आपके स्टोमक का संरचना, गौर से देखिएगा। यहां पर जो एक ट्यूब लगी हुई है, यह एक नली है। क्योंकि आप जो भोजन करते हैं, तो भोजन माउथ कैविटी के द्वारा क्या होता है? एक फूड कैनाल होता है, फूड पाइप होता है, जिसको आप ग्रस नली, ग्रसिका जो भी कहिए। तो वो फूड पाइप जो है, उस फूड पाइप के सहारे ही भोजन क्या होती है? अमाशय में प्रवेश कर जाती है। आपके बॉडी में जब भोजन आप लेते हैं, तो फूड पाइप के माध्यम से क्या होता है? वो आपके अमाशय में यानी एस्टोमैक में प्रवेश कर जाती है। ये एस्टोमैक एक थैलीनुमा संरचना है। ये अंदर से लग रहा है पूरा भरा है, लेकिन भरा नहीं है, वो पूरा खाली रहता है। ये जो तुमको दिख रहा है, उसका बाहरी दीवार दिख रहा है, साइज लगभग यही होता है, लेकिन वो उसका बाहरी दीवार तुमको दिखाई पड़ रहा है कि एक झोला जैसा संरचना। अमाशय जो है वो एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें भोजन का तत्काल संग्रहण होता है और उसका पाचन भी होता है। क्योंकि भोजन जो आप 5 को 10 को 20 को रोटी खा लेते हैं, तो मुंह में कितना अटकाएगा? उसका तो भाई जगह चाहिए जहां पर वो तत्काल स्टॉप लेगा। स्टॉपेज चाहिए ना कर, तो ओकर स्टॉपेज जो है इन नली के माध्यम से कहां होता है? इस अमाशय में होता है। यानी अमाशय जो हो गया, ये समझो एक भोजन का थैला हो गया, जहां पर तत्काल भोजन का संग्रहण और पाचन होता है। अब ये अमाशय जो है, इसकी ये दीवार हो गई, नहीं हो गया?
तो अमाशय का जो ये दीवार हो गया, इस अमाशय की दीवार पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, और इसके दीवार पर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान देना बाबू, अमाशय की दीवार यह है ना, तो अमाशय की दीवार पर जो ग्रंथियां पाई जाती है उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अब यह गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी लिक्विड निकलेगा, क्योंकि मुंह देखने के लिए आपके बॉडी के अंदर ही नहीं है, एक काम है भोजन का पाचन करना। तो जब तक एंजाइम नहीं निकलेगा क्या भोजन का पाचन होगा? एकदम नहीं संभव है। जब तक एंजाइम नहीं निकलेगा तब तक तो भोजन का पाचन होगा नहीं। तो यहां पर जो ग्रंथियां पाई जाती है, इस ग्रंथि को क्या कहा गया? क्या कहा गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या है? जूस निकलता है। जूस मैंने बुझ रहा है, रस। हाँ, चला सब लेकिन है तेज। चलो, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले रस को कहा गया गैस्ट्रिक जूस। नहीं, अमाशय की दीवार पर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलेगा ओकरा की कहेगा? गैस्ट्रिक जूस। तो आज की सेवा यही, अगले क्लास में फिर आप